क्लास में सेक्शन 22 डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 22 के कंसर्निंग जो खास बात थी कि जो पुराने एक्ट हैं जो आपका इससे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उसके किस किस सेक्शन को उसमें समझ कर लिया था? 24, 28, 29। सेक्शन 23 में भी उसने सेक्शन 25, 26 एंड 27। इसको पैरावाइज करके उसने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्या कहता है? क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 23(1) तो किसके इक्विवेलेंट होगा? सेक्शन 25 किसके साथ साथ 25, 26, 27 इसमें कितने पैरे हैं? 3 पैरे हैं। आइए क्या कहता है? नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in the custody of a police officer. Sorry. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence. अपराध के किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति क्या है? इररिलेवेंट है या साबित नहीं की जा सकेगी? साबित नहीं की जा सकेगी, इररिलेवेंट नहीं। पहली चीज सुसंगत है। क्यों है रेलेवेंट? यस, क्योंकि रेलेवेंसी के चैप्टर में है। क्यों नहीं एडमिसिबल है? क्यों नहीं साबित की जा सकती है? क्योंकि साबित करने के पहले क्या होगा? उसको आप बताएंगे कि रेलेवेंट है, उसके बाद बोलेंगे कि इसकी एडमिसिबिलिटी है, तो बोलेगा कि तो साबित की नहीं जा सकती। एक व्यक्ति कहता है पुलिस अफसर के सामने जाके कि मैंने कत्ल किया है और ये सामान मैंने पर्टिकुलर जगह गाड़ दिया। ये कन्फेशन है? नहीं है, ये कन्फेशन नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति का कत्ल किया है, ये कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन की क्या परिभाषा है? अपराध की स्वीकृति करना या फिर उस तथ्यों की स्वीकृति करना जिससे अपराध घटित होता है। किस जजमेंट में आए? पकला नारायण स्वामी। और इसको किसने स्वीकार कर लिया? किस जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने। रविंद्र को। ये सब याद रखिए, क्योंकि कन्फेशन का डिफिनेशन नहीं दिया होगा। यहाँ समझ गए? अब ये सवाल उठता है कि पुलिस अफसर ऐसा क्या गुनाह किया है कि जिससे उसके सामने कोई भी कन्फेशन साबित नहीं की जा सकती। पुलिस अफसर के पास अगर कोई केस आता है तो उसको सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? आप देखते हो FIR लॉस करने अगर आप जाते हैं तो जल्दी FIR लॉस नहीं करता है, तभी तो उसकी कंसर्निंग प्रोविजन है ना कि नहीं करे तो इस पर क्या लेटर लिख दीजिए, वो भी नहीं हो कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जैसे ही आपका केस लॉन्च होगा उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें वो अगर सफल हो जाता है उसको वाहवाही मिलेगी, उसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो वरिष्ठ अधिकारी बन जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी बनेगा तो और भी जितने सारे एडवांटेज हैं वो उसको मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो उसका पहला प्रयास क्या होगा कि वो व्यक्ति जो भी एक्यूज्ड है उससे हम कन्फेशन निकलवा लें। कन्फेशन अगर निकल गया तो उसको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि सीधे सीधे साबित हो जाएगा कि यही वह व्यक्ति है, यही एक्यूज्ड है, इसी ने ही अपराध किया है, केस सॉल्व। तो उसके लिए वो क्या करेगा? जो भी एक्यूज्ड है, जो भी संदिग्ध व्यक्ति है, उससे पूछताछ करेगा, बड़े प्यार से पूछेगा, बता दो। हमने कल आपको बताया था ना कि ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या है। फर्स्ट डिग्री क्या है? जिस वक्त पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट करे, दिस वाज द फर्स्ट डिग्री। अरेस्ट करने के बाद उसको ले जाएगी थाने में, थाने में ले जाके जब उसको वापस पूछताछ के लिए किसी विशेष कमरे में बुलाएगी, वो सेकंड डिग्री। वहाँ वो क्या करेगी? बोले जूता उतारो। जूता किस लिए? फुटप्रिंट लेना है, इसलिए जूते का फुटप्रिंट लेंगे ना। फिर बोलेगा कि अंगूठा के निशान दो और बताओ कि इसके संदर्भ में कुछ बातें। ये सेकंड डिग्री, इस पे भी बात नहीं बनी तो उसकी विशेष खातिरदारी होगी, ताकि वो किसी तरह बता दे। क्या कहा था कल आपने कि उसको ढेर सारा मिर्ची वाला खाना खिला के पानी नहीं देंगे। ये पुलिस एडमिट नहीं करती है कि थर्ड डिग्री है। ये आम जनता में धारणा है जो वास्तविकता के बहुत करीब है। बर्फ पे लेटा देगी, कितनी देर तक बर्फ पे लेट सकते हैं कोई भी व्यक्ति? बर्फ पे लेटना मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को लेटाना? बर्फ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जो थर्मामीटर में आप देखते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में दिया होता है। तो अब उतने टेम्परेचर से चांस आप उस टेम्परेचर पर लगा दिया, बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे बंद करेगा। चोट के कोई निशान मिलेंगे क्या आपको? तो अब अगर ऐसी स्थिति में वो इन तनाव से मुक्त होने के लिए झूठी भी कॉन्फेशन कर लेता है और हम उसको कह दें कि ये साबित की जा सकेगी, तो अनुसंधान का जो लक्ष्य है वो क्या है? एविडेंस इकट्ठा करना। तो क्या ये एविडेंस इकट्ठा हुआ? नहीं हुआ। न्याय की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। वो व्यक्ति जो भी है, जिस तरीके से भी है, पुलिस कस्टडी में अगर है और उससे कॉन्फेशन ले लिया गया इस तरीक़ों से, तो हम मान लेंगे कि ये जो साक्ष्य आया है, चूँकि एविडेंस इकट्ठा कर रहा है ना, तो ये जो साक्ष्य आया है वो सही है? नहीं, ये पुरानी परंपरा है, चली आ रही थी इतने दिनों से। इसलिए जब पुलिस के इस सारी करतूतों से विधान भी, जो लेजिस्लेचर है, वो भी वाकिफ था, तो उसने ये साफ साफ कह दिया कि उसके समक्ष अगर कोई कॉन्फेशन की जाती है तो वो साबित नहीं की जा सकती। दो बातें हैं इसमें लिखी। पहली बात यह है, नो कॉन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर। पुलिस अफसर कौन है? पहला प्रश्न, कोई पुलिस अफसर, क्योंकि पुलिस अफसर से न कॉन्फेशन की बात उठ रही है, तो पुलिस अफसर कौन है? क्या कांस्टेबल पुलिस अफसर है? क्या चौकीदार पुलिस अफसर है? क्या कस्टम का अधिकारी पुलिस अफसर है? क्या एक्साइज ऑफिसर पुलिस अफसर है? क्या एसडीएम पुलिस अफसर है? क्या आपका रेलवे रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो पुलिस अफसर हैं? एनडीपीएस के तहत गठित जो ग्रुप है उसमें क्या लोग पुलिस अफसर हैं? कौन है पुलिस अफसर? किसके समक्ष की गई संस्कृति कॉन्फेशन साबित नहीं की जा सकती? जो इन्वेस्टिगेशन करता है, पावर टू मेक, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस ऑफिसर है। तो हमने तो पूछा, चौकीदार पुलिस ऑफिसर है? क्या जो वर्दी पहनेगा यूनिफॉर्म में वही पुलिस अफसर है? तो वो तो सिक्योरिटी गार्ड भी पहनता है, क्या वो पुलिस अफसर है? कौन है पुलिस अफसर?
पहली बात यह है कि जिसको भी पुलिस की शक्ति मिली है विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा जिसको पुलिस की शक्ति मिली हुई है वो पुलिस अफसर। और विधि के अधीन पुलिस की क्या शक्ति होती है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की गठन किसकी होती है? वो क्या कर सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि पुलिस अफसर की जब बात हो रही है कि उसके समक्ष कॉन्फेशन साबित नहीं की जा सकती है, तो फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि पुलिस अफसर है कौन। इससे बेहतर है कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि पुलिस अफसर कौन नहीं है, क्योंकि जनरली तो हमें वर्दी वाले लोग पुलिस अफसर जैसे दिखते ही। तो पहली चीज, एक्साइज ऑफिसर पुलिस अफसर नहीं है। 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 कस्टम ऑफिसर नहीं है। पुलिस अफसर नहीं। जजमेंट के थ्रू सब ये डिसाइडेड है। तो लिखिए हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट, हरिवंश वर्सेस स्टेट, जिसमें डिसाइड हुआ कस्टम अधिकारी पुलिस अफसर नहीं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नियुक्त अधिकारी पुलिस अफसर नहीं। कपिल देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, एसडीएम पुलिस अफसर नहीं। श्रीकांत वर्सेस आर, श्रीकांत आर, आर वर्सेस श्रीकांत दिखते हैं ना, यहाँ श्रीकांत वर्सेस। क्या सर? एसडीएम पुलिस ऑफिसर। एसडीएम पुलिस अफसर नहीं। एसडीएम जानते हैं कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, लेकिन हमने पुलिस अफसर की क्या परिभाषा दी? जिसको विधि के अधीन एनडीपीएस एक्ट के तहत वो भी नहीं है। नहीं है। क्या सर? नहीं सर, रेलवे प्रोटेक्शन। एक्साइज वाले हैं, ये कस्टम और एक्साइज में कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा। एक्साइज वाला पुलिस अफसर है, चौकीदार पुलिस अफसर है, पटेल महाराष्ट्र में एक पोस्ट है, वो पुलिस अफसर है, चौकीदार की इक्विवेलेंट होता है, वो पुलिस अफसर। इसलिए ऑफिसर का मतलब ये मतलब कि समझिएगा इसको 3 स्टार मिला हुआ है, जो आईजी डीआईजी रैंक का है, उस तरह जिसको विधि के तहत शक्ति मिली गई है पुलिस की, वो सब पुलिस अफसर। पहली चीज़ तो ये है कि जब ऐसे लोग हैं तो उसके समक्ष दूसरी चीज़ क्या कहता है? अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। No confession made to a police officer shall be put against a person accused of any offence. अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। अपराध का अभियुक्त व्यक्ति कौन होगा? जिस पे एलिगेशन लगा है। एक व्यक्ति है जो जाता है थाने में एफआईआर लॉन्च करवाने, और बाद में वो उसी केस में एक्यूज्ड हो जाता है। जिस वक्त थाने में वो गया और सारी बातें लिखवाई, तो पुलिस अफसर के समक्ष कुछ कह रहा है। थाने में एफआईआर कौन लॉन्च करेगा? उसके समक्ष कुछ कह रहा है।
अब ये व्यक्ति बाद में एक्यूज्ड हो गया, उस वक्त तो नहीं था, तो उस वक्त जो उसने कहा क्या वो कॉन्फेशन है? और दूसरी चीज, उसका ये स्टेटमेंट इन FIR क्या कॉन्फेशन ट्रीट होगा? तो हम ये देखना है कि अपराध का जो अभिव्यक्त व्यक्ति है, एक्यूज्ड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, किस स्टेज में? इन्वेस्टिगेशन के पहले, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कौन से स्टेज? जब वो कोई स्टेटमेंट देता है और इंक्रीमेटिंग स्टेटमेंट है जो कॉन्फेशन के इक्विवेलेंट है, तो हम अगर ये बात कहेंगे कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस वक्त था कि नहीं था, ये डिसाइड करना हुआ, तो क्या आपके पास क्राइटेरिया होगा? तब हम इसको कहें कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है या नहीं। FIR लॉस किया और बाद में एक्यूज्ड हो गया, तो FIR के स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में जाएंगे, तो ये कॉन्फेशन है। और कॉन्फेशन अगर है तो पुलिस अफसर के समक्ष की गई है, तो ये साबित नहीं की जा सकेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, ये आप साबित नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये रेलेवेंट है? किस सेक्शन के तहत? रेलेवेंट है कैसे? प्रीवियस कंडक्ट सेक्शन 6 में आपका कहता है ना, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट। तो प्रीवियस कंडक्ट के कंसर्निंग वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट, क्योंकि ये बाद में हुआ ना, रात के बाद में FIR लॉन्च करने जा रहा है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तहत वो रेलेवेंट है। समझ रहे हैं? वो कंडक्ट के तहत रेलेवेंट है, अदरवाइज। एक व्यक्ति है जो पुलिस के अभिरक्षा में है, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है और डॉक्टर को ये बताता है कि उसके शरीर पे चोट कैसे लगी, और ये कहता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके द्वारा ही मुझे चोट लगी। उस व्यक्ति पे उसके मर्डर का चार्ज है और वो व्यक्ति डॉक्टर के पास अपना इलाज करने गया है, साथ में पुलिस कस्टडी में। ये कॉन्फेशन है? कॉन्फेशन है कि नहीं, पहले हमें ये देखना है। देखिए, आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं ना कि पुलिस साथ में है तो कॉन्फेशन नहीं होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं। पहले हमें ये देखना है कि ये कॉन्फेशन है कि नहीं, क्योंकि सेक्शन 23 ये कह रहा है कि कॉन्फेशन अगर पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है तो साबित नहीं की जाएगी। सिर्फ ये बात कह रहा है। तो पहला ये कॉन्फेशन है या नहीं? वो ये कहता है कि डॉक्टर से पूछता है कि चोटी आपको कैसे लगी, वो कहता है कि जिसका जो व्यक्ति मर गया उसके द्वारा। डॉक्टर के पास कौन ले गया है? पुलिस ले गई। हम अभी थोड़ा देर पहले यही सवाल किए थे कि ये जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है कब का होगा? जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उससे पहले, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के समाप्ति। ये क्या मतलब है? FIR लॉन्च होने के बावजूद तो एक एक्यूज्ड हो ही गया था, तो वहाँ भी तो वो बातें कह ही रहा था। और हम इस केस में तो FIR वाले की बात कर भी नहीं रहे, हम तो दूसरा केस आपको बतला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? वह व्यक्ति क्या कह रहा है डॉक्टर के सवाल पूछने पर कि ये चोट कैसे लगी आपको? यानी अगर क्वेश्चन आंसर के रूप में सवाल किया जाए तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है? आराम से, गौर से प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट में नहीं है। व्यक्ति गया है इलाज कराने पुलिस कस्टडी में। डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि चोट आपको कैसे लगी, उसने कहा
उस व्यक्ति के द्वारा जो इस दुनिया में नहीं है। उसने डॉक्टर को कहा कि मैंने उस व्यक्ति को मार डाला। उसने डॉक्टर को ये नहीं कहा। याद कीजिए कॉन्फ्यूजन की परिभाषा। आपके पास सारे फार्मूले हैं, आप फार्मूला फिट कर दीजिए ना, आंसर मिल जाएंगे। और कन्फ्यूजन क्या परिभाषा है? जब वो अपराध की एडमिट कर ले या उन फैक्ट को एडमिट कर ले जिससे अपराध कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ऐसे स्थिति में उसका ये कथन अपने आप को फंसाने वाला है या नहीं? एक व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति से हमको चोट लगी, तो निश्चित रूप से हमने कुछ अधिक मारा है तो वो मरा है, नहीं तो हम मर जाते। यही स्थिति होती ना। तो दो बातें होंगी, या तो आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे थे या आपने उसकी मर्डर की। ये दो चीजें हैं। और वैसी स्थिति में वो उस दुनिया में अब नहीं है। तो ये अपने आप को फंसाने वाला स्टेटमेंट है। जब ये अपने आप को फंसाने वाला स्टेटमेंट है तो ये कॉन्फेशन है। फॉर्मूला पे आइए ना, इतना क्यों घबराते हैं? क्या उसने कहा एक शब्द भी कही कि हमने उसको मारा है? कन्फेशन नहीं है। अगर कन्फेशन नहीं है, पुलिस के अभिरक्षा में है, तो क्या ये एडमिशेबल है? सोचिए। एडमिशन कब एडमिशेबल होता है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंगली? तीन चीज तो जब अपने पक्ष में कहता है तब। हमने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति जब अपने विरुद्ध कोई बात कहता है तो हमेशा एडमिसेबल, क्योंकि मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कहेगा। यहाँ सीन क्या बन रहा है? वो अपने आप को फंसा रहा है। तो वैसे स्थिति में कॉन्फेशन के तहत रेलिवेंट नहीं है, बट सेक्शन 19 के तहत रेलिवेंट है। इसलिए कुछ चीज़ों को आराम से समझिए। कॉन्फेशन नहीं आएगा लेकिन एडमिशन आ गया। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि एडमिशन से सिविल मामलों में होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। पाकला नारायण स्वामी वाले मामले में ही ये डिसाइड किया गया था कि कॉन्फेशन चाहे इन्वेस्टिगेशन के पहले हो या बाद में हो, पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर की गई है तो उसे साबित नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस एफआईआर वाले में क्या हुआ? जिस वक्त वो बातें कर रहा है उस वक्त वो एक्यूज्ड नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इसका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कब मानेंगे? क्योंकि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की बात है ना, तो इसको कब मानेंगे? जब इसका कॉन्फेशन साबित करने की बात आएगी, उस स्टेज में देखेंगे। कॉन्फेशन साबित करने की बात कब आती है? ट्रायल के समय, उस वक्त देखेंगे उसकी स्थिति क्या थी। ट्रायल के समय तो एक्यूज बन चुका है, तो उस वक्त उसको उस कन्फेशन को हम देखें। ये बातें समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहला कि पुलिस अधिकारी कौन नहीं है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब तो है। दूसरा, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति को साबित नहीं किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग केस है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी का नाम सिंदूरा है, उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक लेटर लिखता है, आदरणीय दरोगा जी, लेटर लिख रहा है। किसको संबोधित कर रहा है? दरोगा जी को। मैंने अपनी पत्नी सिंदूरा की हत्या की है। ये घृणित कार्य किसी और ने नहीं किया है। 20-25 दिनों बाद मैं वापस आ जाऊंगा। कानून के लंबे हाथ एक दिन मुझे पकड़ ही लें। और ये उसके अपनी पत्नी के सर के नीचे ये लेटर रख देता है। पुलिस आती है, पुलिस को लेटर प्राप्त होती है। आप बताइए, ये कन्फ्यूजन है पुलिस के समक्ष? एड्रेस किसको किया उसने?
दरोगा जी, यानी किसको बताना चाह रहा है ये? पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर को। क्या पुलिस अफसर उस वक्त मौजूद है? नो। नहीं है। लेकिन किसको कह रहा है ये? और ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नो कॉम्पिटिशन मेड टू ए पुलिस अफसर। यहाँ एड्रेस किसको किया गया है? पुलिस अफसर को। ये कॉन्फेशन को साबित किया जा सकता है। लेटर में उसने लिख रखा है, कॉन्फेशन रिटन हो सकता है, इसमें डाउट है क्या? क्योंकि कॉन्फेशन की जब परिभाषा नहीं की है तो एडमिशन की परिभाषा क्या है? तो ये रिटन है। एड्रेस किसको है? पुलिस अफसर को। फर्क क्या आ गया है कि पुलिस अफसर उस वक्त मौजूद नहीं है। अब पढ़िए, नो कॉन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये अपने लेटर में खुद नहीं बता रहा है कि मैं ही एक्यूज्ड हूँ, मैंने खुद मारा है उसे, किसी और ने घृणित कार्य नहीं किया। 20-25 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, कानून के लंबे हाथ मुझे पकड़ लेंगे। ये कॉन्फेशन नहीं है। जब उसने साबित कर दिया कि अपनी पत्नी सिंदूरा का मैंने खुद कत्ल किया, ये तो कॉन्फेशन है। जी सर। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या करेंगे? पुलिस अफसर के किया गया है कि नहीं? क्या हाल है बताइए जी। उस समय जिस समय लिखकर के रखा गया था, उस समय पुलिस ऑफिसर द्वारा उपस्थित था। एक कॉन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर का क्या मतलब है? से किया गया। लिखा है उसके प्रेजेंस में। नो सर। अब इसके पीछे लेजिस्लेटिव इंटेंशन समझ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हम पुलिस के समक्ष की गई संस्कृतियों को क्यों साबित करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पुलिस ऑफिसर मार के किया होगा। ये रीजन था। क्या ये चीज यहाँ है? नो सर। तो जिस वक्त हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन की बात, जब हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव इंटेंशन से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब ही यही होता है। लेजिस्लेटिव इंटेंशन इसके पीछे क्या था कि पुलिस के भय से हम मुक्त करते हैं। यहाँ इसको पुलिस का भय था, ये रेलेवेंट भी है और इसको साबित भी किया जा सकता है। अभी ट्रुथ वाली कौन सी बात है? हैंड राइटिंग उसकी मारा हुआ है, 20-25 दिन बाद आके फिर वो आएगा। इसमें ऐसी कोई बात है क्या? हम तो इस लेटर की कंसर्निंग करने के इस कॉन्फेशन में क्या है? हमने कॉन्फेशन की कंसर्निंग आपको बताया था कि दो चीज़ें होते हैं, होनी चाहिए वॉलंटरली और ट्रुथ, दो चीज़। और वॉलंटरली का मतलब क्या है? अगर ये लेटर किसी ने दबाव में लिखवाया क्या इसको? ये नहीं भी लिख सकता था, वॉलंटरली ही है। यहाँ पे क्लियर है। तो सेक्शन 25 का फर्स्ट में आपको सिर्फ इतना ही समझना है। पहली चीज़, कोई इज पुलिस अफसर, कोई इज नॉट पुलिस अफसर। 23। हाँ सर, 23 के 1 इज इक्वल टू 25 ऑफ। दूसरी चीज़, कब अपराध के अभियुक्त व्यक्ति कब, तो जिस वक्त उसकी कॉन्फेशन साबित की जानी है उस वक्त का उसका स्टेटस। क्योंकि क्या हुआ था एफआईआर वाले में, उस वक्त वो नहीं था एक्यूज्ड, लेकिन जब उसका साबित करने की बात आएगी, जब ट्रायल चलेगा, ऐसी स्थिति में वो एक्यूज्ड हो चुका है। समझ रहे हैं? ठीक, आइए इसका एक किसके इक्विवेलेंट है? 26। Section 26. No confession made by any person
while he is in the custody of police officer, unless it is made in the immediate presence of a magistrate, shall be proved against him. अब देखिए यहाँ क्या बात आ रही है। यहाँ पर्सन एक्यूज लिखा हुआ है क्या? जैसे पर्सन अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफेंस सेक्शन 23(1) में था, यहाँ लिखा है क्या? इसका मतलब क्या है कि पुलिस की कस्टडी में कौन कर रहा है कंप्लीशन? एनी पर्सन। फिर हमें क्या क्या देखना होगा इसमें कि पुलिस की कस्टडी क्या है, ये ना पुलिस कस्टडी क्या है, क्योंकि उसकी कस्टडी में अगर किया गया कोई कन्फ्यूजन है तो वो फिर रेलेवेंट होगा। लेजिस्लेटिव इंटेंशन फिर वही कि पुलिस थर्ड डिग्री का प्रयोग करके कन्फ्यूजन न प्राप्त कर ले। तो अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि while it is in the custody of police officer, कस्टडी कब होती है? दो तरह से। पुलिस की कस्टडी कैसे होती है? जरूरी है कि आपको हथकड़ी लगाया जाए तो आप कस्टडी में हैं? नो सर। आप पुलिस थाने गए हैं और पुलिस ने कहा है कि अभी आप हिलिएगा नहीं, घर नहीं जा सकते जब तक हम नहीं करें। उसका ये स्टेटमेंट आपके किस चीज़ पे बंधन लगा रहा है? आपका मूवमेंट पे। यानी कि अब आप मूव नहीं कर सकते फिजिकली, हथकड़ी नहीं लगी हुई है, बेड़ी नहीं लगी हुई है, फिर भी मूव नहीं कर सकते। ये कस्टडी है? यस कस्टडी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हथकड़ी लगी हो तभी वो पुलिस की कस्टडी है। उसके फिजिकल मूवमेंट पे अगर किसी तरीके का कंट्रोल है पुलिस अफसर का, देन वो पुलिस कस्टडी है। हाँ, समझ रहे हैं? ये तो ठीक है। ये कहता है कि वो तो कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता है व्हाइल इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस अफसर। उसके बाद क्या होता है? अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट है क्या लिखा हुआ? लिखा उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? ये क्या लिखता है? हमने इसलिए कहा है कि बेयर एक्ट को पढ़ना सीख लीजिए, सारे लोग सीख जाएंगे, सारे इंटरप्रिटेशन यही से होगा। इसने लिखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कहता है? दो बातें कहता है, सिर्फ प्रेजेंस नहीं लिखता है, इमीडिएट प्रेजेंस लिखता है, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि जब मजिस्ट्रेट उसके सम्मुख है तब की बात हो रही है। ये नहीं कि वो कहीं कन्फ्यूजन कर रहा है, मजिस्ट्रेट बगल वाले रूम में बैठे हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट तो वहाँ भी है, लेकिन क्या हम इसको माने कि इमीडिएट प्रेजेंस है? तो सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के लिए क्या जरूरी है? मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस। जब वो उसके सामने तब वो प्रूफ की जा सकती है। क्यों? मजिस्ट्रेट साहब जब सामने हैं तो मारपीट का चांस कम है, बर्थ पे लिटाने का चांस कम है? उसके बावजूद होगा, उसके बावजूद कुछ भी हो सकता है। प्रिजम्पशन तो यही है ना कि ऑल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। 119 का आई तो आपका प्रिजम्पशन क्या कहता है? तो उसके तहत ये काम रेगुलरली हो रही है। तो ये प्रिजम्पशन के तहत अगर कोई ये चीज आती है आपको और कोई कन्फ्यूजन आता है, देन ये किसके अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है? पर्सन लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि जब वो कॉन्टेस्ट कर रहा है
कॉन्फेस का मतलब क्या हुआ? उसने अपराध की स्वीकृति कर ली, वैसे स्थिति में एक्यूज्ड ही है। लेकिन इसने लिखा नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है तो ऐसी स्थिति में। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। ये जो प्रोवाइडेड वाली बात है ना, सर तो वो कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, हाँ सर जी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी। हाँ सर जी, जो भी उस वक्त मौजूद है मिल सकता है, क्योंकि कॉन्फेशन लेना है ना। जो रेफरेंस है मजिस्ट्रेट की परिभाषा के तहत, मजिस्ट्रेट के शब्दों का अर्थ लगाना वहाँ लिखा है ना। देखिए, प्रोवाइडेड दैट when any fact is disposed or discovered in consequence of, यानी जो इसका प्रोविजो है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 27। और ये जब खुद ही प्रोविजो कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इन दोनों का एक्सेप्शन है। जी सर। यानी अब तक हम लोग जो देख रहे थे सेक्शन 23(1) और सेक्शन 23(2) में, अब उसका एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Provided that any fact is deposed, पहला कहता है फैक्ट, deposed to as discovered, ये फैक्ट कैसे आया? ये जो डिस्कवरी हुई है इस फैक्ट की, ये किस चीज से है? जो पर्सन एक्यूज्ड है वो कुछ दिया है अपना। In consequence of information received from the person accused of any offense, इस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति ने पुलिस को कुछ बताया और उसके तहत कोई फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ है। आप जानते हैं फैक्ट की परिभाषा में क्या क्या आता है? फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, समझ रहे हैं? यानी इसमें दोनों शामिल होगा, फिजिकल है और इसका जो मेंटल है, मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल, ये दोनों फैक्ट शामिल होंगे। कुलकरी कोटैया वर्सेस एम्पेरर, ये डिसाइड हुआ कि ये जो फैक्ट है जो डिस्कवर्ड होगा, इसमें दोनों फैक्ट शामिल हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। मेंटल कैसे? अब अगर वो ये कहता है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है और एक हथियार तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, इसने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया? मैंने एक व्यक्ति की हत्या की, कन्फेशन है। दूसरा क्या कर रहा है? जो हथियार प्रयुक्त हुआ है मैंने उसे तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे गाड़ दिया है। तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे गाड़ना किसके नॉलेज में था? उसके नॉलेज में है। और ये नॉलेज में कहाँ है? किस जगह पे है? इसके फिजिकल में है या मेंटल में? मेंटल में। मेंटल में, इसलिए फैक्ट में दोनों चीजें शामिल हैं। देखिए क्या कर रहा है? In the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as it relates distinctly to the fact discovered, may be proved. ये क्या कह रहा है? मैंने एक व्यक्ति को मारा है
और जो हथियार है तालाब के नीचे, सॉरी तालाब के बगल में पेड़ के नीचे गाड़ दिया। किसके सामने कर रहा है? पुलिस अफसर के सामने। कॉन्फिश पुलिस अफसर के सामने की गई साबित की जा सकेगी? नहीं की जा सकेगी। सेक्शन 23(1) मना कर रहा है। कब साबित की जाएगी? जब वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। ये स्थिति तो यहाँ नहीं बन रही है, पुलिस अफसर ही है सिर्फ। तो अब इसका ये कथन कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। एक व्यक्ति की हत्या की है और उसमें प्रयुक्त हथियार मैंने तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे गाड़ रखा है, आप चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। ये कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, ये बार्ड है सेक्शन 23(1) की वजह से, इसको तो हम साबित नहीं कर सकते। लेकिन बाद वाला स्टेटमेंट से क्या पता चला? इसके स्टेटमेंट से क्या डिस्कवर हुआ? ये डिस्कवर हुआ इसके स्टेटमेंट से। डिस्कवर होना चाहिए, पहली बात अच्छी तरह समझ लीजिए। डिस्कवर एक अलग इशू है। डिस्कवर क्या होता है? जो कवर के अंदर रहता है उस पर डिस्कवर कर देते हैं। हाँ, नहीं सही है। जो पहले से ऑलरेडी है उसको हटा दिया, डिस्कवर हो गया। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है? इन्वेंशन नया होता है और डिस्कवरी पहले से। अगर पुलिस पहले से हथियार बरामद कर लेती है, ये डिस्कवरी में आएगी? ये इसके स्टेटमेंट के बाद बरामद करती है कि स्टेटमेंट के पहले बरामद कर लेती है? तो हम कौन सा पार्ट साबित कर सकने की स्थिति में है जिससे उसको जानकारी मिली और वो चीज बरामद हो गई? इससे क्या साबित हुआ? वो उसके दिमाग में था, किसी और के जानकारी में नहीं था कि वो चीज कहाँ है। तो जब ये चीज पता चल जाती है डिस्कवरी के माध्यम से कि वो चीज हथियार बरामद हो गई, तो जो वो पहले पार्ट कह रहा था कि मैंने मारा है, ये सत्य था। क्योंकि उसके बाद वाले स्टेटमेंट से वो बात साबित हो रही है। तो देखिए क्या है न्याय में खेल। लॉ में है कि हम जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंटिंग स्टेटमेंट है, पुलिस के समक्ष की गई है, उसको साबित नहीं कर सकते। मना कर दिया 23(1). 23(2) क्या कहता है? एक ही स्थिति में कर सकते हैं जब मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में हो, वैसे स्थिति में आप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कॉन्फेशन तो आप प्रूव नहीं करेंगे, इसकी डिस्कवरी से जो सत्य पता लगा आपको, वैसे स्थिति में इसका पहले वाला स्टेटमेंट साबित होने की गुंजाइश इसलिए है तो उसके सत्य होने की संभावना बढ़ रही है। ये नहीं कि डिस्कवरी से वो कंक्लूसिव प्रूफ बन गया। इस बात को हमेशा माइंडली गौर कीजिएगा। अगर कोई फैक्ट डिस्कवर्ड होता है तो वैसे स्थिति में ये नहीं है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। वो एक कोरोबरेटिव एविडेंस है, बाकी साक्ष्यों की तरह उसको एक कोरोबरेट करता है बाकी चीज़ों का कि हत्या इसने की। यहाँ तक क्लियर? एक व्यक्ति कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को मार डाला क्योंकि उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। इसमें क्या डिस्कवरी हो रही है? तो इसका कौन सा पार्ट हम साबित करेंगे? नहीं, स्टेटमेंट है तो इसका इसे स्टेटमेंट हमको पहले तो देखना पड़ेगा कि एविडेंस जब भी देंगे रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू का, तो पहले ये बताना होगा कि रेलेवेंट है। अब आप बताइए उसने क्या कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की तो उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। कब्जा में उसका प्रॉपर्टी है या नहीं, ये अलग इशू है। हमें स्टेटमेंट याद कीजिए क्या कहा परविंदर कौर में और बाल मुकुंद वाले मामले में कि पूरे का होल स्टेटमेंट लीजिए।
निशिकांत वाले में कि अगर इस तरह की बातें हैं तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं। जजमेंट्स हमेशा ख्याल रखिएगा दिमाग में, वो आपको हमेशा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। अब बताइए क्या होगा। वो कह रहा है कि मैंने एक व्यक्ति के हत्या की, कॉन्फेस कर दिया। कॉन्फेशन की परिभाषा में आ गया। जब ये कॉन्फेस कर दिया तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे स्टेटमेंट को हटा दें। 6 क्या कहता है? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। क्यों मारा इसने? ये मोटिव नहीं है उसके मारने का। तो इतना पार्ट जो इसके मोटिव को दर्शाता है वो रेलेवेंट नहीं है। इसी बारीकी को समझिए, ये मोटिव की वजह से रेलेवेंट है, इसलिए हम इसके इस पार्ट को साबित कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने इस व्यक्ति को मारा। ये कॉन्फेशन है, पुलिस अधिकारी की समझ की गई है, यही साबित की जा सकती है। कब साबित की जा सकती है? जब वो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, इमीडिएट प्रेजेंस। समझ रहे हैं? आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें, कुछ जजमेंट्स को देखें। पहले तो ये एक तो इसका ये है पुलकड़ी कटैया, आपसे पूछता है इसमें क्या साबित किया गया? फैक्ट्स मेंटल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नहीं है है। क्योंकि हम लोग फैक्ट की परिभाषा में ही देख चुके हैं। जिस पर फैक्ट डिस्कस कर रहे थे, क्या कहा था? दो तरह के फैक्ट होंगे, एक फिजिकल होंगे, दूसरा साइकोलॉजिकल होंगे। फिजिकल कौन? जो कॉन्सेप्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। आइए दूसरा है जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उसको लिख लीजिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इसने उस वक्त तो जो कहा ही, आज की तारीख में अगर हम इसको बोलेंगे, उस वक्त उसने कहा कि ये जो सेक्शन 27 है ये इन दोनों का अपवाद है। आज की तारीख में क्या बोलेंगे? आज के तारीख में बोलेंगे सेक्शन 23 का सब क्लोज जो 1 और 2 का। सेक्शन 23 का प्रोविजन है वो सेक्शन 23 और सेक्शन 22 का एक्सेप्शन है। पहला। दूसरा, इसमें विवाद उठा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? आर्टिकल 14 का, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि की समता, विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और किस आधार पे? क्योंकि कहता है कि ये कहता है कि ये दो तरह का इन्होंने वर्ग बना रखा है, एक पुलिस की अभिरक्षा में, एक पुलिस की अभिरक्षा में नहीं। और इस तरह का ये वर्गीकरण मनमाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट कहा गया तो कहा कि नहीं। आप जानते हैं जिस वक्त आर्टिकल 14 नंबर डिस्कस करेंगे वहाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का परमिशन है। आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्क क्या है? मतलब नेसेसिटी क्या है? जो क्लासिफिकेशन करेंगे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब जो एक वर्ग में व्यक्ति आते हैं और जो दूसरे वर्ग में व्यक्ति आते हैं वो स्पष्ट रूप से उसको अलग किया जा सकता है। और सेकंड, जिस इंटेंशन से ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो लेजिस्लेटिव इंटेंशन को नेक्सस से मेल खाता हो, यानी जो विधान का आपका इरादा है उसमें वो क्लासिफिकेशन अपने नेक्सस को पूरा करता है। यहाँ क्या दो डिवीजन जो किए हैं कि एक तो इन द पुलिस कस्टडी और आउटसाइड द पुलिस कस्टडी, ये दो तरह का डिवीजन हमने किया। क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है? और क्यों किया? क्योंकि लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या था इसका?
क्योंकि हमको पुलिस के अत्याचार से उन लोगों को बचाना था। इसलिए जो पुलिस की स्टडी में नहीं है उनके लिए तो लेजिस्लेटिव इंटेंशन भी फुलफिल हो गया, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर रहा। समझ रहे? ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे इसका दूसरा प्ली था कि आर्टिकल 20 सब आर्टिकल सब क्लॉज 3 का वायलेशन करता है। क्या है सब क्लॉज 3? नो पर्सन accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself. अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, इसको बाउंड नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति हो, जिसमें तो है, एक बात तो समझ में आती है कि है, तभी तो कॉन्फेस कर रहा है। सवाल ये थी कि विवश कहाँ कर रहे हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का हेल्प लेने के लिए आपको तो पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इसे कॉम्पेल किया गया था, और अगर कॉम्पेल नहीं किया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये जो भी कह रहा है, कॉन्फेस कर रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने मारा, ये चीज़ें यहाँ रखी हैं। ये कि हमने क्या कहता है कि कॉन्फ्यूशन के लिए, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, क्या दो चीज़ें हमें देखनी होती है, वॉलंटरली है और दूसरा वॉलंटरली। जब भी होगा तो निश्चित रूप से हम कंपेल करके तो वॉलंटरली किसी से नहीं करवा सकते हैं। कंपल्सन का स्वेच्छा से क्या लेना देना, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कर रहा है। किस जजमेंट में डिसाइड हुआ था? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कासी काथी कालू। वर्सेस द स्टेट। समझ रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा एस्पेक्ट है सेक्शन 181 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप जानते हैं जिस वक्त पुलिस के समक्ष कोई भी कथन किया जाता है तो उसको लेखबद्ध कर लिया जाता है, और पुलिस अधिकारी उस कथन पे क्या हस्ताक्षर करवाता है? करवाने जरूरी नहीं है। पुराना 162, अभी का 181। CRPC 162 इक्विवेलेंट टू 181 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस कथन का क्या उपयोग किया जाता है? जो आपसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा जाता है, इसका कथन किसी रूप में भी आप उपयोग नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये समस्या थी कि ये कथन तो पुलिस अधिकारी के समझ किया गया है, तो फिर वो हिट कर रहा है 181 से, तो वैसे स्थिति में इसका कथन का इस्तेमाल ही हम कहीं नहीं कर सकते हैं। ये समस्या उठ गई। तब 1941 में CRPC में अमेंड कर दिया गया और उसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया, जिसमें कह दिया गया कि सेक्शन 27, उस वक्त के अमेंडमेंट में सेक्शन 27 पे ये लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण जब जोड़ दिए तो वहाँ से उसको हमने हटा दिया। उसके जब हमने खुद ही कह दिया कि सेक्शन 27 यानी अभी का प्रोविजन ऑफ 23 पे लागू नहीं होगा, तो ये समस्या भी सॉल्व हो गई। समझ रहे हैं? अभी एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि अगर फैक्ट डिस्कवर्ड हो गया तो उसका वो कथन भी हम साबित कर रहे हैं। अब इसको जरा उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। क्या मिलने की संभावना है? सोचिए,
कोई वस्तु मिलेगी, कोई हथियार मिलेगा, कोई डेड बॉडी मिलेगी। किसके कहने पे? जो एक्यूज्ड है। जो एक्यूज्ड है। अब उल्टा सोचो, कोई एक्यूज्ड नहीं है, हमें एक गहना मिला और हम कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा कि मैंने चोरी की है और ये गहना मुझे बरामद हुआ और मैं यहाँ से दिखला सकता हूँ। पुलिस के समझ की गई संस्कृति है, कॉन्फेशन है? कॉन्फेशन नहीं है, पुलिस ऐसा कह रही है। और क्या कह रही है कि इन्होंने कहा कि ये गाना मैं वहां से आपको दिखला सकता हूं। और वो गाना को सीजर लिस्ट बनाता है और ये कहता है कि इनके जो बयान था उस पर बरामदगी हुई है। आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिए कि कौन सा कथन सही है? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सारी चीज तो पुलिस से बचाने के लिए कर रहे थे आपको। 23 की का 1 किस लिए दिया? तो उसके सामने कन्फेशन कीजिए ही नहीं। 23 का जो सब सेक्शन 2 दे रहे थे तो हम कह रहे थे कन्फेशन कीजिए तो मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में कीजिए। हमने कहा कि ये प्रोविजो एक्सेप्शन है इन दोनों का, यानी मजिस्ट्रेट भी उपस्थित नहीं है, पुलिस के सामने भी कन्फेशन कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? एक फैक्ट डिस्कवर्ड होना चाहिए जो उसके मेंटल एलिमेंट से निकला, उसकी जानकारी में क्या क्या हो सकता है। सोचिए, एक किसी घर में चोरी हुई है, वो बताएगा कि मेरे घर से क्या क्या चोरी हुई है। किसी को पकड़ा जाता है या कोई कॉन्फिश करता है कि मैंने चोरी की है, यहाँ गहना रखा है। अब इसको थोड़ा सा पूरा फाट करिए इसको। वो गहना जैसा गहना तो और भी जगह मिल सकता है। एक संभावना यह है कि अगर विशेष कारीगरी ना की गई हो तो सिमिलर गहने भी मिल सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि वही गहना है? एक संभावना यह हो सकती है कि हम ही कह दें कंप्लेनेंट से कि छोरी ने चोरी के बाद एक तो गहना हमको दे दीजिए, बाकी हम उसको देख लेते। बोलेंगे कि इसने कॉन्फेस किया था और इसके कॉन्फेशन के आधार पे हमें यह बरामद हुआ था। अब वो उसको कैसे बचाएंगे? क्योंकि जैसे ही बरामदगी हो गई, ये तो रिलेवेंट भी है और साथ साथ एडमिसिबल भी है और इसे प्रूव भी किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट विटनेस ना, ठीक है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि जब सीजर लिस्ट बनाने के इंडिपेंडेंट विटनेस वहाँ से 2 रिक्शा वाला को उठाए, उसको वहाँ से उठाए, बोले चलो उसका निशानदेही तो मिलना चाहिए। हाँ, तो ये तो क्या लिखा रहेगा कि मेरे निशानदेही? वो तो बोल ही रहा है कि आपके स्टेटमेंट पे हमने बरामद किया है। ये कहाँ कह रहा है कि हमने नहीं बरामद किया? वो तो बोल रहा है कि आपके ये स्टेटमेंट पे। तो ये 2 बातें हो सकती हैं। एक बात तो हो कि सच है, दूसरी बात है कि झूठ है। नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि जहां बरामदगी हुई हो वहां एक से अधिक एक्यूज्ड हो, तो कुछ गहना उसमें से हम रख लिया और जो गहना रखे हैं वो दूसरे एक्यूज्ड हो उसके कहने पे यहां से बरामद हुआ। ये भी हो सकता है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसे हम बचाएं कैसे? क्योंकि न्यायालय में आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है सच क्या है। आपके सामने जो फैक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट देना। कॉन्फेशन तो यहाँ रेलेवेंट हो गया क्योंकि बरामदगी हुई, लेकिन यह सचमुच की बरामदगी है या फैब्रिकेटेड है, ये कैसे तय करेंगे? इनका कहना है कि ठीक है, जिस वक्त बरामदगी होती है इंडिपेंडेंट विटनेस भी साथ में जाएंगे और वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पता चलेगा कि चीज़ें कि आप पुलिस इतनी इन्फ्लुएंसेबल नहीं है कि बाकी इंडिपेंडेंट विटनेस को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेके वही बात कहलवा डाले। सर ये तो सच मामले में भी क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो विटनेस है या जो भी कॉन्फेशन है वो रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है, बाद में मुकरा भी जा सकता है।
फिर उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा डिटेक्टेड कॉन्फेशन का? कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, क्या है डिटेक्टेड कॉन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू? जीरो नहीं है। जीरो नहीं है किसके सेंस में? एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल ना, बात समझ रहे हैं? तो हमें हर वक्त इस बात को समझ लीजिए कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। ये कभी भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं। सेक्शन 27 का प्रोवाइड। यह जब भी होगा अन एविडेंसेस को कोलैबोरेट करने के लिए, मतलब और भी एविडेंसेस अगर हैं तो उसका कोलैबोरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हम लोग थोड़ी देर में आपके सवाल पे आएंगे, जिस व्यक्ति ने कॉन्फेस किया है वो सिर्फ उसके अगेंस्ट में लागू होगा, जब तक की परिस्थितियां सेक्शन 24 को आकर्षित नहीं करती है। 24 में तो ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो रहा है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, एक केस से थोड़ा समझा दीजिए। एक अग्नो नगर सरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 का केस था, ये समझ में नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट दैट द एक्यूज्ड had committed the offence or that he had hidden the object at same place are not admissible. What is admissible is only that portion of the statement that reveals the information about the place of hiding of the object. ये भी चीज़ तो हम समझा रहे थे आपको, आपने समझा नहीं? देखिए, हमने कहा ना कि इसके दो पार्ट हैं। एक तो वो जो उसमें कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है, जब वो कहता है कि मैंने मारा, मैं वो स्थान आपको दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने उसमें प्रयुक्त किए हुए हथियार छुपा के रखे, इसका पूरा स्टेटमेंट है। पहला पार्ट कि मैंने उसे मारा, ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है। ये आप इसके सेक्शन 23(1) की वजह से, चूँकि पुलिस अधिकारी के समक्ष कर रहे हैं, साबित नहीं कर सकते। ये पार्ट आप नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट जो आप साबित करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ, जो भी जानकारी मिली है उसे वो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ। इसमें एक बात और भी हो सकती है कि जैसे आप मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे कोई व्यक्ति छुपा के कोई सामान रखेगा क्या? और पब्लिक प्लेस पे रखा हुआ कोई सामान क्या किसी पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के मेंटल स्टेटस में है? नहीं है। तो कई बार प्रिजम्पशन ये होता है कि अगर वो कहता है, उसमें केस भी है कि इनायतुल्लाह वाला। हाँ, कि जहाँ वो कहता है कि मैंने ड्रम चुरा के रेलवे प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे रखने का मतलब क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म कैसा जगह है? ओपन प्लेस। ओपन प्लेस। तो ओपन प्लेस में तो जानकारी उसको किसी और के थ्रू भी मिल सकती है। तो ये इसके मेंटल से तो निकला नहीं है कि सिर्फ वही जानता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो डिस्कवरी हुई है, वो उसके स्टेटमेंट के बाद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले पता चल गया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको आप उसमें उसको एग्जीक्यूट करने की मूड में। फैक्ट को समझ लीजिए, क्योंकि प्रोविजन यही कह रहा है कि ऐसे, जब हमने क्यों कहा कि ये दोनों का एक्सेप्शन है, इसका मतलब इन दोनों के तहत तो मामला बनेगा ही नहीं। मामला कब जाके बनेगा? जबकि कोई फैक्ट डिस्कवर्ड होता है, और डिस्कवर्ड का मतलब उसके स्टेटमेंट के बाद पाया जाता है। मतलब इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के जानकारी में था, और इसके उसकी जानकारी में होने की वजह से उसका पहला स्टेटमेंट भी ट्रूथ है। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है, अगर कोई हत्यारा नहीं है तो कैसे बता सकता है कि हथियार यहाँ इस जगह छुपा हुआ है? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को फंसाने के लिए ऐसी जगह पे तो नहीं रखेगा जिसका कहीं भी मिल जाए किसी को भी, रखेगा। ये अलग बात है कि गर्दन काट के थाने में चला गया, कहा कि ये हमने मारा है, ये बिल्कुल अलग केस है। लेकिन जब अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा तो सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश करेगा, और वैसे स्थिति में जब वो कुछ बताता है तो वो उसके हित के विरुद्ध है। हित के विरुद्ध का मतलब कॉम्पिटिशन है।
तो हम अब उसके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को नहीं ले रहे हैं, हम उसके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उस फैक्ट का सहारा ले रहे हैं जिससे वो डिस्कवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसका डिस्कवरी इस बात को प्रमाणित करता है कि वो पहला कथन भी सत्य बोल रहा है। इसके बावजूद भी एविडेंस वैल्यू क्या दिया हमने? एक कोरोबोरेटिव एविडेंस। ये कभी भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता है, और मात्र इसके इस रिकवरी या डिस्कवरी पे हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? सर अगर वो अपने विरुद्ध में स्टेटमेंट दे रहा है सर, कन्फेस कर रहा है, तो ये 19 का जो 3 ठो प्रोवाइजो था सर कि वो जब भी अपने विरुद्ध में देगा उसको लिया जाएगा, प्रिजम्पशन है, तो इसमें कुछ? हाँ सर, इसमें कुछ तो बताया हमने। उसने वो डॉक्टर वाला केस याद कीजिए, वो क्या कहता है कि चोट कैसे लगी? उसने कहा जो मर गया उससे हाथापाई होती, चोट लगी। हाथापाई का 2 वक्त जो हो सकता है, एक तो ये कि वो हमलावर था तो हमने प्राइवेट डिफेंस में उसको मारा, लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैंने उसे मारा। डॉक्टर ने क्या पूछा कि चोट कैसे लगी, उस व्यक्ति से लगी। जब वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने उसे मारा, तो कॉन्फेस तो किया नहीं। कि कॉन्फेशन की परिभाषा क्या है? वापस आ जाइए परिभाषा पे। या तो वो अपने अपराध की स्वीकृति कर ले, या फिर उन फैक्ट को स्वीकार कर ले जिससे अपराध घटित होता है। इन दोनों चीजों में से कोई चीज नहीं था, लेकिन तब यह है कि इंक्रीमेंटरी स्टेटमेंट तो है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट तो है, अपने आप को तो फंसा रहा है। हमने क्या बोला था आपको? अपने आप को फंसाने वाला कितना भी मामला वो कह दे, लेकिन कॉन्फेशन नहीं होगा। कॉन्फेशन होने के लिए इसी 2 क्राइटेरिया से गुजरना होगा। या तो बिल्कुल अपराध की स्वीकृति कर ले, या उन सभी फैक्ट को स्वीकार कर ले जिससे अपराध घटित होता है। समझ रहे हो? कन्फेशन नहीं होगा तो एडमिशन, जब कन्फेशन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपने विरुद्ध दे रहा है। फंसाने का मतलब क्या है? अपने विरुद्ध दे रहा है, तो सेक्शन 19 के तहत एडमिशन है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो देख रहे हैं उसमें कॉन्फेशन की परिभाषा नहीं गई है, सब हम लोग एडमिशन के तहत ही पढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है हर वक्त कि एडमिशन सिर्फ सिविल मामलों में ही होता है। यहाँ तो क्रिमिनल मामला था, एडमिशन हो गया। समझ रहे हैं? और कोई सवाल? आइए। Section 24. कल हम इसको डिस्कस करते गए थे, रुक गए थे। हमने इसकी कंसर्निंग बताया था कि हमारे पास 3 शब्द हैं। एक तो को-एक्यूज्ड, दूसरा एक्कॉम्प्लिस और तीसरा अप्रूवर। ये 3 चीजें। को-एक्यूज्ड कौन है? मतलब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि खुद अपराध करे, सिंगल। ये भी हो सकता है कि एक से अधिक लोग मिलकर अपराध करें। तो जो सब मिलकर अपराध करते हैं वो सब के सब क्या हैं? को-एक्यूज्ड हैं। फर्ज कीजिए कि ए का मर्डर हुआ है और बी, सी और डी, इन तीनों पे ये एक्विजिशन है कि इसने इन लोगों ने मिलके ए का मर्डर किया। बी के कंसर्निंग कौन कौन को-एक्यूज्ड है? सी के कंसर्निंग कौन कौन को-एक्यूज्ड है? और डी के कंसर्निंग सब के सब को-एक्यूज्ड है। समझ रहे हैं? सेक्शन 24 को लागू होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल होगा तभी होगा। जब एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में, देखिए क्या कह रहा है, when more person than one are being tried jointly, पहले तो इन सब का जो होगा वो ज्वाइंट ट्रायल होगा। यानी एक किस तरह का केस हम देख रहे हैं जहां एक से अधिक व्यक्ति अपराधी या को-एक्यूज्ड है, अभियुक्त।
और उनमें से कोई एक कॉन्फेशन करेगा। When more person than one are being tried jointly for the same offense, दूसरा क्या होता है? सेम ऑफेंस होना चाहिए। सेम ऑफेंस होना चाहिए। हमें बताइए, एक व्यक्ति पे, अब इस पे हत्या का आरोप है, ओके, एक इसने हत्या किया। सी में पे आरोप है कि एक को इसने अटेम्प्ट लिया था, और डी पे आरोप है कि इसने एबेट किया था। और इन तीनों का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है, सेम ऑफेंस है। सवाल को फिर से सुनिए और ध्यान से देखिए। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? ए का हत्या हुआ, बी पे हत्या का आरोप है, सी पे अटेम्प्ट का आरोप है, डी पे अबेटमेंट का आरोप है। यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर और बी मर्डर। अब इनका ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है, तो क्या ये सेम ऑफेंस है? पहली बात यह है कि सेम ऑफेंस है। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी वही सजा है, अबेटमेंट के लिए भी वही सजा है। ऐसे खाली मुड़ी हिलाने से होगा। तो अगर इनका ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है तो सेक्शन 24 का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। For the purpose of section 24, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, अबेटमेंट और अटेम्प्ट। अब बात समझे? सेक्शन 24 का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ऑफेंस एज यूज्ड इन द सेक्शन includes the abatement or attempt to commit the offense। यानी इस सेक्शन के पर्पस के लिए अगर अटेम्प्ट है, अबेटमेंट है, तो वो सेम ऑफेंस है। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रायल हो रही है तो ये सेम ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन नया जोड़ा इसने, पहले नहीं था। सेक्शन 25 की बात करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट है ये? 24 सेक्शन की 30, हाँ सॉरी सेक्शन 24, 30 की। सेक्शन 30 के। तो सेक्शन 30 में पहले एक्सप्लेनेशन 2 नहीं था, इसने ये नया जोड़ा। देखिए क्या कहता है, ट्रायल ऑफ मोर पर्सन देन वन हेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। अब ऐसा है कि इसमें से मिस्टर डी एब्सेंट है, होता है ना कि एक्यूज नाम तो है एफआईआर में, बट ट्रायल के समय एब्सेंट है या एब्सकॉन्डेंट है, भागा हुआ है, भगोड़ा है। तो वैसे स्थिति में भी हम इसको ज्वाइंट ही मानेंगे। इनके एब्सेंस में भी ट्रायल अगर चल रही है तो ज्वाइंट ट्रायल भी होगा और फॉर द सेम ऑफेंस। यही एक्सप्लेनेशन करते। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है कि ताकि कल हो के वो प्रेजेंट हो जाए और फिर से ट्रायल मत हो। इसके लिए जरूरी है जो अभी हो रहे हैं उसी को करेंगे, क्योंकि हमारा इस बार का पर्पस क्या है कि न्याय में विलम्ब न हो। जो प्रोलॉन्ग करता है नई नई टेक्निक की वजह से, टेक्निकल एरर बता के आप जो स्टे लेते रहते हैं, उन सब चीज़ों को हमने समाप्त किया। तो इसने क्या कहा, प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। अगर वो नहीं भी है, भगोड़ा भी घोषित किया गया है, एब्सेंट भी है, तो वैसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि उसके एब्सेंस में किया हुआ ट्रायल भी फिर ज्वाइंट ट्रायल, ज्वाइंट ट्रायल। पहले भी था। हाँ पहले भी था। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है। नया है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मोर देन 2%। हाँ, accused, 2 and more person। सेम दूसरा? ऑफेंस होना चाहिए। सेम ऑफेंस। थर्ड ज्वाइंट ट्रायल। और फोर्थ
कुछ है क्या कोर्स में? हाँ, वो तो हम उसका पढ़ ही रहे हैं, उसी का इंग्रेडिएंट बता रहे हैं कि उनमें से कोई एक किया। हाँ सर। बलबीर वर्सेस स्टेट में ये डिसाइड हुआ था कि अगर एक व्यक्ति एक सह अभियुक्त दूसरे अभियुक्त पे जो आरोप लगा रहा है उतना ही आरोप वो अपने पे भी लगाए। मेरी बात समझे? अगर वो कह रहा है कि उसने मारा है तो उसको कहना होगा कि हम दोनों ने मिलकर मारा। और दूसरे का मुंह काला कर रहा है तो उसका भी मुंह उतना ही काला होना। काला होना चाहिए। ठीक है, ये चारों इंग्रेडिएंट फुलफिल होगा तो जाके सेक्शन 24 फुलफिल होगा। आप देखिए अब कहानी शुरू हो रही है। अब ये क्या होगा? इनमें से कोई एक व्यक्ति कॉन्फेस कर रहा है। क्या कॉन्फेस कर रहा है? कि मैंने सी और डी के साथ मिलकर ए की हत्या की है। एक को एक्यूज्ड का कन्फ्यूजन है। लास्ट क्लास डिस्कस करते वक्त क्या कहे थे? क्या ये एविडेंस की परिभाषा में आता है? ये कन्फ्यूजन किस स्टेज में कर रहा है? किसी भी स्टेज में करे। अगर 183 का बयान में ही अगर कह रहा है, वहां से शपथ दिलाई गई थी क्या? याद है क्लास, पहला क्लास हमने क्या कहा था? 183 के बयान में दो बातें हैं, एक कन्फेशन है, दूसरा स्टेटमेंट है। जब कन्फेशन होगा तो ओथ नहीं दिलाई जाती है, स्टेटमेंट के कंसर्निंग ओथ दिलाई जाती है। जब कन्फेस कर रहा है तो ओथ नहीं दिलाई गई है। 313 अगर अभी मान लेते हैं तो उसमें भी तो ओथ नहीं दिलाई जाती है। दोनों स्थिति में ओथ तो नहीं दिलाई गई है। जब ओथ नहीं दिलाई गई है तो ये तो को-एक्यूज्ड है, ये विटनेस है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट तो एविडेंस की परिभाषा में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि एविडेंस की परिभाषा में आने के लिए क्या जरूरी है? विटनेस होना। ये विटनेस भी नहीं है तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। जब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो वैसे स्थिति में ये कितना एविडेंशियल वैल्यू रखेगा? इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो रहा है, कितना एविडेंशियल वैल्यू रखेगा बताइए? कॉमन सेंस से बताइए। नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बट इसको यूज किया जाएगा कोरबोरेट करने के लिए अदर। ये किस तरीके का व्यक्ति है बताइए हमको? सब कोई अपराधी है ना? यस सर। तो इसका नैतिक स्तर क्या होगा? ये दूसरे व्यक्ति को भी फंसाने के लिए कुछ भी बात बोल सकता है। जी सर। एक कंडीशन तो ये है, इसका सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस क्या है? तो भुवनी साहू वैसे सिंपल, इसमें कहा गया कि ये बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। क्यों? उसका रीजन उसने यही दिया कि ये इसका जो स्टेटमेंट है वो साक्ष्य की परिभाषा में भी नहीं आता है। कोई एक्यूज्ड विटनेस नहीं है। विटनेस नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसका ना तो शपथ दिलाई जाती है और न ही इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। इसमें एक लीडिंग केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखिए उस मामले में क्या हुआ था। कश्मीरा सिंह एक सब फूड इंस्पेक्टर है और वो किसी और
व्यक्ति के साथ, अपने कलीग के साथ मिलकर चावल की पॉलिश करवा रहा है राइस मिल में। फूड इंस्पेक्टर को इसकी सूचना मिलती है और एमपी में ये चीज़ इलीगल है। फूड इंस्पेक्टर उसकी कंप्लेंट कर देता है अपने सीनियर को, जिसकी वजह से कश्मीरा सिंह सस्पेंड हो जाता है। जब वो सस्पेंड हो जाता है तो पब्लिकली कम से कम 2 अवसरों पे उसने इस बात को कहा लोगों के बीच कि मैं भी उसको सबक सिखा के रहूँगा। किसको? जिसने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था। करीब 6 महीने बाद जिस व्यक्ति ने कश्मीरा सिंह के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था, उसका एक बच्चा गुरुद्वारे के पास खेल रहा था, वहाँ से गायब हो गया। 3 लोग थे, प्रीतिपाल, हरभजन और गुरुदेव। इन तीनों ने मिलकर उस बच्चे को उठाया। प्रीतिपाल उसका भांजा था, छोटा सा था, तो बच्चा उसके साथ गुरुद्वारे से खेलते हुए थोड़ी दूर तक आ गया। वहाँ से इन्होंने उठा लिया। उठा के भीड़ बड़े रास्ते से वो गए एक कमरे में, जहाँ उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। उसको बोरी में बंद किया और कुएं में डाल दिया। गुरुवचन जो थे उन्होंने कॉन्फेस किया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। हमने और कश्मीरा सिंह ने मिलकर। इन चारों का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा था। कौन चारों? कश्मीरा सिंह, प्रीतिपाल, गुरुवचन और गुरुदेव। इन सब का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा था। ज्वाइंट ट्रायल में एक व्यक्ति ने कॉन्फेस कर दिया। मामला कहाँ आ रहा है? सेक्शन 34 में, सॉरी 24 में। अब बात उठी कि जब उसके कॉन्फेशन पे क्योंकि और कोई साक्ष्य नहीं मिला, जब और कोई साक्ष्य नहीं मिला तो उसके आधार पर दोषसिद्धि कर दी गई और मृत्युदंड की सजा दे दी गई। जो गुरुवचन थे उनको फांसी लग गई, लेकिन ये अपील में चले गए कश्मीरा से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्फेशन कैसा है? कोई एक्यूज्ड का कॉन्फेशन है, ज्वाइंट ट्रायल चल रहा था, ठीक है। ये किस प्रकार का साक्ष्य? बहुत वीक प्रकार का साक्ष्य। उससे पहले भी जजमेंट आ चुका था भुवनेश साहू वाले मामले में। जब ये बात आ गई तो उसने कहा कि इसने वीक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, और कश्मीरा सिंह छोड़ गए। हमें क्या मिला? जिसने ईमानदारी दिखाई, जिसने कॉन्फेस किया, वो तो उसको तो फांसी लग गई, क्योंकि अपील में वो नहीं गया था। बाकी कश्मीरा सिंह जो अपराधी थे छूट गए। किस वजह से? सेक्शन 24 के इस तरह के एविडेंस के वीकनेस की वजह से। इसके वीकनेस होने की वजह क्या है? कोई एक्यूज्ड है, उसका नैतिक स्तर ऐसा है वो किसी को भी फंसा सकता है, और किसी और साक्ष्य कोरोबरेट नहीं हो रहा था, इस वजह से। तो कन्फेस के हम सजा हो गया। हाँ सर, वो चाहता तो वो भी अपील में जा सकता था। तो अब सवाल ये उठता है, एक तो कंडीशन ये है कि इतना तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि वो एक्यूज्ड का जो कॉन्फेशन है वो बहुत ही वीक एविडेंस है। वीक है तो बिना कोरोबरेशन के साथ, मतलब इसको कॉन्विक्शन का आधार हम नहीं बना सकते हैं। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि ये कॉन्फेस कर रहा हो और बाद में मुकर जाए, रिजेक्ट कर जाए। तो क्या कंडीशन होगा
कि अगर कोई एक्यूज्ड अपने पहले किए हुए कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर जाता है, रिटेक्शन के कंसर्निंग हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखना था कि दो चीज उसके बावजूद भी सिर्फ रिटेक्शन की वजह से उसका एविडेंस वैल्यू जीरो नहीं होता। इस कंडीशन में क्या होगा? उसके खिलाफ जो आपने जो बोला वो माना नहीं, वो तो है ही, हम आपकी बात से सहमत हैं, वो तो मान्य है, लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो तो बहुत वीक किस्म का एविडेंस है। तो वीक किस्म के एविडेंस को आप किसी व्यक्ति के कन्विक्शन का ग्राउंड कैसे बना सकते हैं? आप जुडिशियल कॉन्फेशन से भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन से भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई एक्यूज्ड भी अपने कॉन्फेशन से रिट्रैक्ट कर सकता है। अंतर क्या है? अगर जुडिशियल कॉन्फेशन से रिट्रैक्शन होता है, वो करता है, तो आप जानते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया है, चेतावनी के बाद किया गया है, वॉलंटरली है, उसको मौका दिया गया है, इन सब चीज़ों को होने के बाद वो कन्फेशन किया गया है। तो अब की स्थिति में जब आप ये कोई एक्यूज्ड रिट्रैक्ट करता है, हमने क्या कहा था कि अन्य कोरोबरेटिव एविडेंस से इसे प्रमाणित करना होगा कि ये वॉलंटरली है और साथ साथ फर्क एक आता है इसके रिट्रैक्शन में। कुच्चू गोविंदम, कुच्चू गोविंदम वर्सेस लक्ष्मी अम्मा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यही हुआ था कि जब वो एक्यूज्ड अपने किए हुए कॉन्फेशन से रिट्रैक्ट होता है, वो करता है, तो जो कोरोबरेटिव एविडेंसेस होंगे वो मटेरियल पर्टिकुलर्स में होंगे, तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि की जाएगी। ये शब्द सुना हुआ है आपको? देखिए सेक्शन 119 का इलस्ट्रेशन बी। नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है। मटेरियल पर्टिकुलर्स ये लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है मटेरियल पर्टिकुलर्स का? तात्विक विशिष्टियों में इसकी संपुष्टि होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसके सभी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें बहुत ठोस सबूत चाहिए, तब हम मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन को हाई कर दे रहा है। ये नहीं कर रहा है कि बाकी किसी ने कह दिया तो उसको हम मान लेंगे, नहीं। जब ऐसी स्थिति आती है तो मटेरियल पर्टिकुलर्स में ही इसकी संपुष्टि होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स का मतलब किसी विशिष्ट मामले में कोई पॉइंट अगर फंस रहा है तो उस पॉइंट को साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत की जरूरत है, वरना हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे। समझ गए? इसमें और कुछ विशेष नहीं है। अब रह जाती है कि चूंकि हाँ कोई क्वेश्चन है सर, काश्मीरा सिंह का जजमेंट पढ़े होंगे आप, तो उसमें ऐसा क्यों लिखा था कि इट इज अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बट हाउएवर इसका यूज नहीं किया जाएगा सोल इसके लिए। आपने जो जजमेंट ओरिजिनल नहीं पढ़ा, आपने बुक से निकाला है। हाँ, तो जजमेंट जब आप खोल पढ़िएगा तो इस तरह की बातें नहीं लिखी रहती। हम बताते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब सर हम पूरा एक बार पढ़ते थे जो लिखा है। इट वाज हेल्ड दैट द कन्फेशन ऑफ ए को-एक्यूज्ड मेड अंडर सेक्शन 30 implicating himself and other co-accused is substantive piece of evidence against the other co-accused. However, its evidentiary value is very weak and conviction cannot be based solely on it. It can be used for the purpose of corroboration and for the purpose of filling the gap and missing the link so as to given the court that extra assurance regarding the decision it has arrived at.
इसमें ऐसा क्या बात है जो आपको नहीं समझ? हाँ, तो ये पहले बोल दिया ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर होल एकमात्र उस एविडेंस के आधार पर उसको अगर आप ओरिजिनल पढ़ेंगे, पता नहीं हमने भी नहीं पढ़ा ओरिजिनल जजमेंट, हो सकता है वहाँ लिखा हो इट इज़ अ पीस ऑफ एविडेंस। अब बुक में लिखने में अपने फ्लो में लिख देते हैं लोग सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है वो सार्वभौम प्रकृति का साक्ष्य है। सार्वभौम प्रकृति का साक्ष्य आप एक तो आप लिख रहे हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, उसके जस्ट तुरंत बाद लिखते हैं वेरी वीक एविडेंस। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये नहीं हो सकती है। उसी का है नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसका भी है, हम इस बारे में नहीं कह रहे। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आपके देखिए आपके कॉन्सेप्ट से हमको मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करें, उसके पीछे रीजन समझिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि वीक विटनेस है। हाँ, इसीलिए फिर हमको यहाँ पे लग रहा था पहले लिख रहा है सब्सटेंशियल फिर बोल रहा है वीक। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, और क्या कह रहा है कि दूसरे एविडेंस को कोरोबरेट करेंगे, ना कि इस एविडेंस का दूसरे एविडेंस से कोरोबरेट करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। अगर कोई एक्यूज्ड का स्टेटमेंट है तो जो दूसरा कोई एविडेंसेस आया है उसको कोरोबरेट करने के लिए इसको रखेंगे, ना कि इसके इस स्टेटमेंट को कोरोबरेट करने के लिए दूसरे एविडेंस का सहारा लेंगे। ये तो और उल्टी बात हो गई, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट जो प्रोविजन था। हम लोग 15 से स्टार्ट किए थे, 25 तक पहुंच गए हैं। ये क्या चीज़ से रिलेटेड? एडमिशन और साथ में हम लोगों ने बीच में क्या देख लिया? कन्फेशन। तो अब लास्ट जो आपका पार्ट बच जाता है डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। चलिए बताइए। चूवरिंदा मनोरंजन अधिकार हाँ सर। कोई क्यों जो अपने कंपनसेशन में बढ़ जाता है तो हाँ सर, देन उसको पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर से साबित करना होगा, मतलब तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिंपल कोई भी एविडेंस आ गया और कोरोबरेट कर रहा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके एविडेंस को हम कोरोबरेट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी और के कोई और एविडेंस को इससे कोरोबरेट कर रहे हैं। ये point है। मतलब ऑलरेडी और एविडेंसेस होने चाहिए, तो उसका कोरोबरेशन इससे अगर हो रहा है तब ठीक है। आइए, आपसे ये प्रश्न पूछता है शॉर्ट नोट्स में भी, कभी कोई ऐसे भी डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कॉन्फेशन। पहला डिफरेंस ये सोचिए, बताइए। पहला आप कहेंगे कि सर वो सेक्शन 7 क्या कहते हैं 15 में डिफाइन है और ये सर 24 में पहली बार इसकी चर्चा हुई है। नहीं, ठीक है, एडमिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। कॉन्फेशन का डेफिनेशन नहीं दिया जुडिशियल डिसीजन से आया है। जी। एडमिशन का डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने खुद दे रखा है सेक्शन 15 में, और इसका कॉन्फेशन का पकलानारायण स्वामी और परविंदर कौर इसने दे रखा है। दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं तो ये क्या है? एडमिशन जीनस है कोई स्पीसीज और कॉन्फेशन स्पीसीज है। तीसरी स्थिति बनती है जिस वक्त हम लोग देख रहे थे सेक्शन 16, उसमें क्या था कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है और किस परिस्थितियों में कर सकता है। तो उसमें वाद के पक्षकार थे और उसके अभिकर्ता भी थे, एजेंट भी थे। यानी एडमिशन एजेंट के माध्यम से भी हो सकता है, बट कॉन्फेशन ऑलवेज एक्यूज्ड उसमें एजेंट के माध्यम से कॉन्फेशन नहीं। नहीं हो सकता। चौथा, अपने हित के पक्ष में आप एडमिशन कर सकते हैं। अरे हाँ सर, कर नहीं, सकते हैं। सेक्शन 19 का एक्सेप्शन जो 3 है, हाँ, लेकिन अपने इंटरेस्ट के पक्ष में
कन्फेशन नहीं हो सकता। इंटरेस्ट के पक्ष में मतलब सर? जैसे वो स्टेटमेंट आपके पक्ष में जा रहा है। ये कहाँ से लिया हमने? सेक्शन 19 के एक्सेप्शंस थे, जहाँ 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जब एडमिशन अपने पक्ष में किया जा सकता है। वैसे तो क्या स्थिति है कि हमेशा अपने हित के विरुद्ध ही करेंगे, लेकिन हमने 3 एक्सेप्शन दे रखा, लेकिन कन्फ्यूशन के कंसर्निंग हमेशा अपने विरुद्ध ही होता है। बात है क्लियर? पुलिस अधिकारी के समक्ष क्या हुआ है? एडमिशन एडमिशेबल है, एडमिसिबल है, कन्फ्यूशन नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल और प्रूव भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन एडमिशन को हम प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 21, अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट विदाउट प्रेजुडिस, क्या था? हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप इसे साक्ष्य के तौर पे नहीं देंगे। यही बात है ना। हमने सामने वाले से क्या प्रॉमिस ली थी? सीक्रेसी की, कि आप इसे गुप्त रखेंगे, साक्ष्य के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब हम कन्फेशन की कंसर्निंग देखते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था? सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 में या पैरा 3 में, भाई हम तुमको बता रहे हैं किसी से करना, लेकिन वो भी रेलेवेंट हो जाए। यानी क्या था? सेक्शन 21 के तहत अगर कोई स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट विदाउट प्रेजुडिस है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन कन्फेशन की कंसर्निंग अगर गुप्त रखने के वचन से अगर कोई आपने कन्फेशन प्राप्त कर लिया है तो वो रेलिवेंट है, उसे दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? और एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ है? लेकिन क्या कर सकता है? एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन एस्टॉपेल कर सकता है। यस, सेक्शन 22, वेरी गुड। कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ है? नो सर। कहाँ है? एस्टॉपेल की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एस्टॉपेल तो हमेशा सिविल मामले में लागू होगा। कितने अंतर हुए? 7। और देख लीजिएगा बुक वगैरह में अगर आपको मिल जाती है तो जहाँ समझने और समझाने वाली बात थी वह यही थी। कॉन्सेप्ट हमेशा सही रखिए, इसलिए हमने आपको कहा था कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बातें कुछ पहले से आप जो भी समझे हों, वो विजन जो कहता है उसको समझिए। कोई भी क्वेश्चन एडमिशन या कॉन्फेशन से तो पढ़ने के बाद और बिल्कुल पढ़ने के बाद जब भी आपको लगे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट डिक्लेरेशन, नॉट डायरेक्ट डिक्लेरेशन, सेक्शन 26, उसमें डायरेक्ट डिक्लेरेशन भी है और भी चीज़ें हैं जिसे हमें समझना होगा। अकेले मीटिंग करा सकते हैं। ठीक है, ओके। और